मोदी के अमेरिकी दौरे के बीच चीन की चाल को लेकर बड़ी खबर आई। यूएन में बेनकाब हुआ चीन का आतंकी चेहरा। एक बार फिर से बता दें, ये सबसे बड़ी खबर है, जहां 26/11 के आतंकी को चीन जिस तरीके से बचा रहा है उसे एक्सपोज किया गया है। यूएन में बेनकाब हुआ है चीन का आतंकी चेहरा, जहां आतंकी साजिद मीर को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई कि किस तरीके से चीन साजिद मीर का मददगार बन रहा है। आतंकी साजिद मीर के बारे में एक एक डिटेल आपके सामने होगी और चीन जिस तरीके से यूएन में एक्सपोज हुआ है, एक ऑडियो आपके सामने होगा जहां मीर को अब ब्लैकलिस्ट करने के प्रस्ताव का जिस तरीके से चीन ने विरोध किया है उसको लेकर यह सबसे बड़ी खबर है। आपको सबसे पहले आतंकी साजिद मीर का ऑडियो सुनाते हैं। उसके आतंकी होने का बड़ा सबूत अब आपके सामने होगा। इतने बड़े सबूत के बावजूद चीन की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में भारत और अमेरिका के प्रस्ताव के विरोध ने ड्रैगन का दोहरा चरित्र उजागर कर दिया है। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा की छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा की छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। जिस तरीके से चीन यूएन में एक्सपोज हुआ है, इसको लेकर मेरे सहयोगी मनीष झा से मैं करूंगी चर्चा, क्योंकि यहां टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। मनीष इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं क्योंकि अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी जिस वक्त हैं, यूएन में चीन की इस चालबाजी को लेकर आज ये सबसे बड़ी खबर आई है। इंफॉर्मेशन वॉल पर सबसे पहले चीन की इस चालबाजी को लेकर डिटेल आपके सामने, जहां मोस्ट वांटेड आतंकी साजिद मीर के बचाव को लेकर यह बड़ी खबर आई कि किस तरीके से 26/11 हमले में शामिल साजिद मीर को चीन बचाने की कोशिश कर रहा है। बड़ी बात यह है कि साजिद मीर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने का ये जो प्रस्ताव था, उसको लेकर यूएन में आज एक बड़ा तथ्य सामने रखा गया और भारत और अमेरिका का ये जो साझा प्रस्ताव था, उसी के तहत आज बड़ा सबूत सामने रखा गया। चीन ने यूएनएससी समिति की बैठक में प्रस्ताव को रोक दिया और इसी की वजह से चीन की मंशा पर सवाल उठाए जाते हैं। बड़ी बात यह है कि बार बार चीन आतंकियों को बचाने की ये जो कोशिश करता है, 3 बड़े चेहरे आपके सामने हैं और यह है लश्कर ए तैयबा के आतंकी को किस तरीके से बचाने की अक्टूबर 2022 में चीन ने कोशिश की। साथ ही जैश ए मोहम्मद के अब्दुल रऊफ अजहर को मई 2023 में बचाने की कोशिश की। लेकिन आज बड़ी खबर आई है मनीष, साजिद मीर को लेकर ऐसे क्या हित है चीन के जो हर बार बचाने की कोशिश करता है आतंकियों को? देखिए सुरभि, वैसे तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। चीन लाख कोशिश कर ले, आखिर में इन पर ऐसे यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट तो बनाया ही जाएगा। आप देखिए हाफिज सईद के साथ क्या हुआ, लखवी के साथ क्या हुआ, मक्की के साथ क्या हुआ। लेकिन हाँ, यह है कि चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आता है और उसी के तहत अगर आप देखें तो केवल 1 साल के अंदर ये 6ठा या 7वां मौका है जब उसने 26/11 से जुड़े किसी पाकिस्तानी टेररिस्ट को डेजिग्नेट होने से रोकने की कोशिश की है। और इसीलिए आज भारत की तरफ से यूएन के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर, यानी कि जो एंटी टेररिस्ट प्लेटफॉर्म है, उस पर एक्सपोज किया गया जब साजिद मीर के ऑडियो को सुनाया गया। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? दुनिया की कोई भी अदालत ले लीजिए, चीन की अदालत में तो तुरंत ही फांसी पर चढ़ा देते। लेकिन यहां आप देखिए चीन क्या कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन अमेरिका का ये जो मोस्ट वांटेड है साजिद मीर है कौन, इसके बारे में और बातचीत करने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल, क्योंकि लश्कर ए तैयबा से जुड़े इस आतंकी को लेकर आज ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जिसको लेकर भी मनीष बता रहे थे कि आखिर चीन की मंशा ये साफ हो जाती है कि किस तरीके से वो साजिद मीर को बचाने की कोशिश कर रहा था। लश्कर ए तैयबा से जुड़ा ये सबसे बड़ा आतंकी डेविड कॉलमैन के साथ मिलकर जिस तरीके से इसने मुंबई अटैक की प्लानिंग की थी, उसको लेकर भी कई तथ्य सामने आ चुके हैं। लश्कर सरगना हाफिज सईद का बहुत करीबी माना जाता है ये, और महत्वपूर्ण ये भी है कि 2008 में डेनमार्क में ही एक अखबार के कर्मचारियों पर हमले की साजिश भी रची गई थी, जिसमें इसकी बड़ी भूमिका रही है। एफबीआई ने मीर पर घोषित कर रखा है 41 करोड़ का इनाम। इसीलिए मनीष, मैंने कहा कि अमेरिका का ये मोस्ट वांटेड, जिस पर एफबीआई ने 41 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा है, आखिर किस तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चीन इसे बचाने की कोशिश कर रहा है? पावर का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि आज एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसका जिक्र किया गया यूएन में। बिल्कुल, देखिए दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चूंकि चीन एक अस्थायी सदस्य है और उसके पास वीटो की ताकत है और उसका वो हर मौके पर दुरुपयोग करता आया है, और इसीलिए भारत ने आज कहा कि अब किसी भी आतंकी को जब हम डेजिग्नेट करते हैं तो वो प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, यानी दुनिया को पता चलना चाहिए कि चीन की असली मंशा क्यों है, क्यों चीन हर बार
हर टेररिस्ट को रोकने की कोशिश करता है, उसे ग्लोबल आतंकी बनाने नहीं देता है। और वैसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं, कि यही वो समय है जब संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत है। जब संयुक्त राष्ट्र में भारत जैसे देश अस्थायी सदस्य बनेंगे, तभी चीन की इस तरह की जो नापाक चाल है उसको रोका जा सकेगा। बिल्कुल, लेकिन आतंकी साजिद मीर पर अब यूएस का जो बयान सामने आया, उसको लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां प्रस्ताव पर हमारा विश्वास सब बताता है। जॉन किर्बी की तरफ से कहा गया, भारत यूएस के बीच मजबूत रक्षा साझेदारी को लेकर जिस तरीके से यह बात कही जा रही थी जॉन किर्बी की तरफ से, कई बड़ी बातें। हालांकि यहां पर यह महत्वपूर्ण बयान सामने आया प्रस्ताव को लेकर कि प्रस्ताव पर हमारा विश्वास सब कुछ जाहिर कर देता है। China has blocked a proposal by India and US at the United Nations to designate Lashkar-e-Taiba terrorist Sajid Mir, wanted for his involvement in the 26/11 terrorist attacks as a global terrorist. Your reaction on that, please? Our belief in that designation, I think, speaks for itself, and I'd leave it at there. On your second question, you're right. There is a very robust defense cooperation between the United States and India, and we are working and will continue to work to see if we can improve and deepen that defense cooperation. मनीष, जिस पावर का चीन इस्तेमाल करता है, क्यों उसको लेकर कोई विरोध नहीं जताता है? क्या हित है ऐसे चीन के? यही मेरा सवाल था। ऐसे क्या हित है चीन के छिपे हुए, जो आतंकियों को बार बार वो बचाने की कोशिश करता है? और डिक्टेटर, बयान आपने भी सुना होगा किस तरीके से अब शी जिनपिंग को डिक्टेटर तक कह दिया गया। देखिए, जहां तक इन आतंकियों को बचाने की चीन की कोशिश है, तो आप देखिए, दरअसल ऐसा करके चीन पाकिस्तान को कुछ टुकड़े फेंकता है। पाकिस्तान को बताता है कि देखिए, हम दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर आपके जो असली लोग हैं उनको बचाने में लगे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान पर रूल किसका है, पाकिस्तान को चलाता कौन है, पाकिस्तान में आतंकियों को कितना बड़ा आप कहें तो हैसियत हासिल है। और उन आतंकियों को बचाकर चीन दरअसल पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी को मजबूती से रखने की कोशिश करता है, और इसीलिए चीन ऐसा करता है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर अगर आप कहें तो शी जिनपिंग का रवैया डिक्टेटर वाला है ही, क्योंकि डिक्टेटर नहीं ऐसा करता है। और इसीलिए भारत ने मांग की है कि पारदर्शी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से दुनिया देखे कि चीन असल में करता क्या है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े मनीष, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर है और पीएम को लेकर अमेरिका में खासा क्रेज जिस तरीके से नजर आ रहा है, उसकी एक एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां बीते 16 घंटों में प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में कई बड़े कारोबारी हस्तियों के साथ मुलाकात कर चुके हैं और अगले 2 दिन तक पीएम अमेरिका के स्टेट विजिट पर है, स्टेट गेस्ट हैं। इससे पहले अगले कुछ घंटों में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका में कई बड़े कार्यक्रम भी हैं। अब से करीब 3 घंटे बाद प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क के यूएन हेडक्वार्टर में योग करते हुए नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से अभी फिलहाल यूएन में योग करने वाले हैं, उसके बाद वॉशिंगटन DC जाने का उनका कार्यक्रम है, जहां बाइडेन फैमिली के साथ उनका प्राइवेट डिनर भी होगा। तो ये बड़ी खबर आज है। हालांकि आज दुनिया जिस तरीके से भारत की योग शक्ति देख रही है, प्रधानमंत्री मोदी आज यूएन हेडक्वार्टर में योग करते हुए नजर आएंगे और वक्त होगा शाम करीब 5:30 बजे का, जब यूएन में योग करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां 180 देशों के प्रतिनिधि भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ योग करते हुए नजर आएंगे। हालांकि दुनिया भर में जिस तरीके से इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जा रहा है, एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन खासा क्रेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नजर आ रहा है। न्यूयॉर्क के ही यूएन हेडक्वार्टर में जिस जगह पर प्रधानमंत्री मोदी योग करने वाले हैं, वहां बड़े पैमाने पर कैसी तैयारी की गई है, यूएन मुख्यालय के नॉर्थ लॉन में सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो ये 2 खास तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री के पहुंचते ही लोगों का उत्साह बढ़ता गया, और अब वो 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां यूएन मुख्यालय में तैयारी पूरी हो चुकी है। अब से थोड़ी देर बाद यूएन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते नजर आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से योग दिवस पर एक खास संदेश दे चुके हैं, किस तरीके से योग दुनिया को जोड़ रहा है, यही वजह है कि 180 देशों के प्रतिनिधि आज शामिल होने वाले हैं इस खास मौके पर। यूएन में जहां प्रधानमंत्री मोदी योग करेंगे, ठीक उसी जगह से मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। तो अब से बस कुछ ही क्षणों में ये यूएन एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने वाला है। इंटरनेशनल योगा डे
कि मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहां पर कई लोग मौजूद होंगे। 180 देशों के यहां पर प्रतिनिधि होंगे, एक साथ सब योगा करेंगे। आपको मैं इसकी थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं आइटिनरी क्या है। देखिए, करीब सुबह 6 बजे इसकी एंट्री खुल जाती है और 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक एंट्री है यहां पर। इतना ही नहीं, जो गौर करने वाली बात वो है कि एंट्री के बाद जो 8 से 9:15 तक का यहां पर योगा का प्रोग्राम है, संभवतः प्रधानमंत्री यहां पर एक छोटा सा संबोधन भी करें, यह भी कहा जा रहा है। लेकिन इसके अंदर की अगर बात की जाए, यूएन के अंदर जो नॉर्थ लॉन्स है जहां पर योगा होगा, वहां पर ऑलरेडी मैट्स होंगे। ड्रेस कोड एब्सोल्यूट व्हाइट है। परमानेंट मिशन की तरफ से व्हाइट टी-शर्ट्स प्रोवाइड की गई हैं। उसके बाद जब सारे वीवीआईपीज निकल जाएंगे तो सभी के लिए भोजन का भी आयोजन है। लाइट ब्रेकफास्ट जिसे कहा जा रहा है, उसका भी आयोजन किया गया है। यानी एक ऐसा क्षण, एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण जो भारत के लिए बहुत गर्व की बात होगी। तो आज दुनिया इंटरनेशनल योग दिवस मना रही है। लोग तरह तरह के योगासन भी कर रहे हैं, अपने अपने तरीकों से सेहत का संदेश भी दे रहे हैं। लेकिन आज से 9 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव पर योग दिवस जिस तरीके से साकार हुआ, इंफॉर्मेशन वॉल पर अब खास तस्वीरें और खास जानकारी आपके सामने, जहां भारत की पहल पर इंटरनेशनल योग दिवस की जिस तरीके से शुरुआत हुई है, उसी के तहत आज के दिन खास तस्वीरें सामने आती हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने योग दिवस का ये प्रस्ताव रखा था। और 27 सितंबर 2014 को यूएन में योग दिवस का ये जो प्रस्ताव रखा गया था, उसकी हमेशा तारीफ भी की जाती है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से योग दिवस के आयोजन का जो सुझाव सामने आया था, उस वक्त प्रधानमंत्री ने क्या कहा था वो भी आपको सुनाएंगे। 21 जून इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में घोषित किया जा चुका है और यही वजह है कि आज यूएन में उनकी मौजूदगी में भी लोगों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। 11 दिसंबर 2014 को यूएन ने 21 जून को योग दिवस घोषित किया था। ये हम आपको वो पूरी टाइमलाइन भी बता रहे हैं जिस तरीके से इंटरनेशनल योग दिवस की शुरुआत हुई थी और योग दिवस को आधिकारिक रूप में इंटरनेशनल योग दिवस को 21 जून घोषित किया गया था। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से आज योग का ये जो खास दिन है, यूएन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। लेकिन इस बीच आपको अब प्रधानमंत्री मोदी का 9 साल पहले दिया गया वो बयान सुनवाते हैं जब उन्होंने यूएन के मंच से इंटरनेशनल योग दिवस का ये प्रस्ताव रखा था। हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री मोदी के योग पथ की अब एक एक तस्वीर आपके सामने होगी। पिछले 9 साल में कहां पर पीएम ने योग किया है, क्योंकि आज जो तस्वीर आएगी वो भी सबसे पहले आपको टीवी9 भारतवर्ष दिखाएगा। लेकिन अब देखिए किस तरीके से 2015 में दिल्ली, 2016 में चंडीगढ़, उसके बाद साथ ही लखनऊ, देहरादून, यूएन मुख्यालय जहां पर आज सबकी नजर है, 2021, 2022 और साथ ही रांची और दिल्ली की भी वो तस्वीर जब साल 2019 और 2020 में यहां पर प्रधानमंत्री योग करते हुए नजर आए थे। लेकिन आज की ये तस्वीर 2023 की, जब प्रधानमंत्री खुद यूएन मुख्यालय में मौजूद रहेंगे और यूएन में जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं उसकी एक एक जानकारी मेरे सहयोगी शान चतुर्वेदी दे रहे हैं। क्योंकि दुनिया में जिस तरीके से योग का क्रेज बढ़ा है, एक बड़ी हकीकत यह भी है कि तेजी से योग का कारोबार भी बढ़ा है और तेजी से बढ़ रही योग करने वालों की तादाद को लेकर यह खबर है, जहां भारत में 3 साल में 80% तक योग कारोबार बढ़ा है और दुनिया में अगर बात करें तो साल 2027 तक 75% तक योग इंडस्ट्री बढ़ जाएगी। ये बड़ी इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। हालांकि आप बिग वॉल पर भी इस बारे में आपके सामने जानकारी होगी कि किस तरीके से दुनिया भर में योग इंडस्ट्री की ये खास प्रोग्रेस देखी गई है और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की पहल का ही ये नतीजा है। इसी पहल पर शुरू हुआ योग दिवस, जहां करोड़ों लोगों की आय का ये जरिया भी कैसे बन गया है। क्योंकि दुनिया में जिस तरीके से योग इंडस्ट्री बढ़ रही है, लोगों का ये जो सहयोग मिला है, इसमें बहुत मायने रखता है। भारत में 3 साल में 80% तक योग का कारोबार भी बढ़ चुका है और योग इंडस्ट्री में ही हर साल देखें तो 20% की ये ग्रोथ देखी जा रही है और यही वजह है कि 2027 तक 75% तक योग इंडस्ट्री बढ़ जाएगी, ग्रोथ इसमें होगी। हालांकि अमेरिका में योग इंडस्ट्री की वैल्यू करीब $88 बिलियन बताई जा रही है और योग में इस्तेमाल होने वाले मैट का प्रोडक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ा है और यही वजह है कि अमेरिका हो या यूरोप और ब्रिटेन में मैट की भी जबरदस्त खपत देखी गई है। और साथ ही योग मैट की मार्केट की अगर बात करें तो 2026 तक $2.6 अरब ये बताई जा रही है और यही वजह है कि योग को लेकर लोग जिस तरीके से
उत्सुक हो जाते हैं। आज का वो खास पल होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन में योग दिवस मनाने वाले हैं और अमेरिका के स्टेट गेस्ट बनकर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद अमेरिका के कई दिग्गज हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर आपके सामने है, जहां मोदी के फैंस की लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक इलॉन मस्क तो है ही। इस लिस्ट में इकोनॉमिस्ट पॉल रोमर, राइटर नसीम निकोलस जैसे लोग भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में इन हस्तियों के साथ जैसे ही मुलाकात की, कई बड़ी बातें इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कही हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद इलॉन मस्क ने क्या कहा? प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छी बातें हुई हैं। अगले साल भारत आने की योजना की बात भी इलॉन मस्क की तरफ से कही गई है और कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक हूं। Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do. It was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago. I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I am a fan of Modi, so and yes, I'm tentatively planning to visit India again next year. न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस होटल में इलॉन मस्क से मुलाकात की, वहीं पर TV9 संवाददाता निशांत चतुर्वेदी भी मौजूद थे। इलॉन मस्क से पीएम मोदी की क्या बात हुई, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने। प्रधानमंत्री की न्यूयॉर्क में जो मुलाकातें हुई, उनमें से एक बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकात थी इलॉन मस्क के साथ। इलॉन मस्क ने 4 बड़ी बातें की। पहला, हो सकता है वो अगले साल भारत आए। दूसरा, वो प्रधानमंत्री मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। तीसरा, भारत के पास बहुत प्रॉमिस है और भारत एक उभरती हुई शक्ति है। और चौथा, जब जैक डॉर्सी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया कि जैक डॉर्सी ने भारत के लिए जो कहा था उस पर आपका रिएक्शन क्या है, तो उनका ये कहना था, मुझे पता ही नहीं है जैक डॉर्सी ने क्या कहा है। और जब उनको बताया गया तो उन्होंने कहा, देखिए ऐसा है, ट्विटर इन आइसोलेशन ऑपरेट नहीं कर सकता है। ट्विटर को ऑपरेट करने के लिए जिस भी स्टेट में वो है उसके वहां के रूल्स फॉलो करना जरूरी है, वरना ट्विटर का अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। इसीलिए जरूरी है हम वहां के कायदे कानून को इज्जत दे, तवज्जो दे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट नीली मेधापुरी ने क्या कहा, कैसा रहा उनका अनुभव, सुनिए। It was so inspiring to listen to the Prime Minister talk about whether it's in the field of agriculture, whether it's in the field of critical technologies, minerals. We have so many allied interests. He talked about how with the digital university today, you can break all boundaries. He also talked about how to create opportunities to uplift all of India. So I can tell you honestly that it was an incredible opportunity, and I'm so thankful to have had that opportunity. प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर अमेरिकन इन्वेस्टर रे डालियो ने कहा कि मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। सुनिए मोदी को लेकर उन्होंने क्या कहा। I'm honored to be at the meeting because Prime Minister Modi is a man whose time has come at the time that India's time has come. And so the potential of India is enormous. And you have now a reformer, a radical reformer, who has the ability to transform it and the popularity to transform it. So I think India and Prime Minister Modi are at a juncture in which there's going to create a tremendous opportunity, tremendous changes in India that are going to be really startling. जहां महायुद्ध की आशंका के बीच अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर यह बड़ी खबर है, क्योंकि मोदी के अमेरिका दौरे से दुनिया को उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। रूस यूक्रेन जंग में युद्ध विराम की आस बढ़ चुकी है और युद्ध को लेकर बाइडेन और मोदी की जिस तरीके से अहम बातचीत पर दुनिया की नजर रहती है, बाइडेन और मोदी की मुलाकात पर भी पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है।
तो अमेरिका में मोदी जिस तरीके से है, दुनिया की नजर है और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विश्व युद्ध की आशंकाओं के बीच मोदी और बाइडेन की ये जो मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात की एक जानकारी जिस तरीके से सामने आएगी, TV9 भारतवर्ष आपको बताएगा, क्योंकि इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच मोदी और बाइडेन की इस मुलाकात पर विश्व की नजर है। शांति बहाली में प्रधानमंत्री का जिस तरीके से बड़ा रोल रहा है, उससे दुनिया की आस बहुत ज्यादा बढ़ गई है और दुनिया के बड़े नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद भी है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को शांति दूत की तरह जिस तरीके से दुनिया देख रही है, यही वजह है कि ये जो मुलाकात होगी इस पर विश्व की नजर रहेगी और प्रधानमंत्री मोदी को शांति की दूत की तरह जिस तरीके से दुनिया देख रही है, उम्मीद उन्हीं से सबसे ज्यादा लोगों को बनी हुई है। और मोदी बाइडेन मुलाकात पर पूरी दुनिया की जिस तरीके से नजर है, पूरी दुनिया से मोदी को बहुत ज्यादा आस है। दुनिया में तनाव कम कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बड़ी बातें कही जा रही है और युद्ध रोकने के लिए भी पहल मोदी कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ बड़ी आस से देख रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अमेरिका से सुपर पावर मुल्क को भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी युद्ध को रोक सकते हैं। इसके पीछे कई बड़ी वजह भी हैं और यही वजह अब आपके सामने है कि कैसे युद्ध रोकने के प्रयास के तहत प्रधानमंत्री मोदी से दुनिया की ये आस बढ़ती जा रही है। क्योंकि पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी दोस्ती है। यूक्रेन को मानवीय मदद को लेकर भी पहले बड़ी खबरें आ चुकी हैं और साथ ही अमेरिका से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के अच्छे संबंध हैं, आस बनी हुई है। यूरोपीय देशों से बढ़ती करीबी पर भी विश्व की नजर रहती है और यही वजह है कि भारत की शांति दूत वाली छवि जो है, उसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी बातचीत भी करते हैं और बातचीत के साथ साथ युद्ध के इस हालात में उनके रुख को देखते हुए, उनके बयान को देखते हुए आस उनके साथ बनी हुई है। हालांकि युद्ध रोकने के इस प्रयास के तहत कई बड़ी खबरें हमारे पास हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से दुनिया की ये जो आस बनी हुई है, जिस तरीके से हर बड़े स्तर पर विश्व का मुद्दा कुछ भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं, उसकी सराहना न सिर्फ यूएस करता है बल्कि पुतिन भी प्रधानमंत्री के रुख को लेकर, उनके दिए गए बयान को लेकर कई बड़ी बातें कह चुके हैं और यही वजह है कि उसी बैलेंस नजरिए के तहत युद्ध के इस हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और भारत के रुख को देखते हुए आस बढ़ जाती है। मोदी पुतिन को युद्ध रोकने के लिए राजी कर सकते हैं, ये बड़ी बात। हालांकि ज़ेलेंस्की भारत युद्ध से बात करके पुतिन से बात करके युद्ध को रुकवा सकते हैं, ये ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया था। ये बड़े बयान हम आपको बता रहे हैं क्योंकि पुतिन इससे पहले कह चुके हैं कि यूक्रेन संकट पर भारत की चिंताओं से अवगत, जल्द खत्म करने की कोशिश की बात कही गई थी और व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट भी अब आपके सामने होगा, जहां जंग खत्म करने के लिए भारत के किसी भी प्रयास का वो स्वागत करने की बात कह चुके हैं। इसके साथ ही ओलाफ स्कोल्स का भी ये बयान, जहां भारत के साथ शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार थे। ये वो बड़े बयान हमने आपको दिखाए हैं जिसके आधार पर ये हम कह रहे हैं कि युद्ध के इस हालात के बीच में भारत से आस बढ़ जाती है और इन सब के बीच व्हाइट हाउस कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा है, ये एक और बड़ी खबर है। आपको बता दें, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का अब ये बयान सामने आया है। मोदी के दौरे से दोस्ती मजबूत होगी और भारत के महाशक्ति के तौर पर उभरने का वो समर्थन करते हैं। कई मामलों में भारत से ज्यादा मजबूत सहयोगी नहीं है। जॉन किर्बी की तरफ से ये बयान सामने आया है। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां राष्ट्रपति बाइडेन ने इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां हरियाणा से ये बड़ी खबर आ रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश की तस्वीरें अब आपके सामने होगी। गुरुग्राम में कई जगह वाटर लॉगिंग की वजह से लोग फंसे हुए हैं, पानी में डूब चुके हैं इलाके। सड़क पर पानी भरने से ट्रैफिक पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, पानी भरने से लोगों की मुश्किल बढ़ती जा रही है। तो कैसे अब गुरुग्राम में ही बारिश से लोग बेहाल हो रहे हैं। सड़क पर लबालब पानी भर चुका है, इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या है, बसों की रफ्तार थम गई है, गाड़ियां सड़क पर फंस गई हैं, बाइक सवार सड़क पर चलते हुए हालांकि नजर आए हैं, किसी तरीके से पानी से अपनी बाइक को निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लोगों का चलना मुश्किल हो गया है।
इस बीच गुरुग्राम के कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हैं, पूरी की पूरी सड़क डूब चुकी है। विवेक शर्मा हमारे सहयोगी बता रहे हैं वहां का हाल। इस वक्त हम मौजूद है गुरुग्राम के नसीरपुर चौक के ठीक पास में, जहां बुधवार को हुई बारिश के बाद जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो सड़क है आपको पूरी तरह से जलमग्न नजर आएगी और गाड़ियां इस पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। सामने तस्वीरों में देख सकती हैं कि जो गाड़ियां आ रही है उसके बम्पर तक जो है पानी में डूबे हुए आपको नजर आएंगे। गाड़ी के हालात देख सकते हैं कि जो टायर है पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। ये तस्वीरें गुरुग्राम के नसीरपुर चौक के पास की है, सर्विस लाइन की तस्वीरें हैं, जहां तस्वीरें जो है बेहद ही हैरान कर देने वाली है, क्योंकि पानी जो है वो भरा हुआ है। बुधवार को बारिश हुई थी, जिसके बाद से जो पानी है वो सड़कों भरा हुआ है। दूसरी तरफ की सड़क भी आप देख सकते हैं कि जहां तक नजर जाती है वो सड़क पूरी तरह से पानी में जलमग्न है। तो साफ है कि गुरुग्राम में जिस तरह से बारिश हुई है उसके बाद से इसी तरह की तस्वीरें गुरुग्राम के कई इलाकों में देखने को मिल रही है, जहां पर जल भराव और जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। कुछ गाड़ियां इस पानी के अंदर खराब भी हो चुकी है। देख सकते हैं कि कैसे एक स्कूटर लेकर आया शख्स जो है वो धक्का मार कर स्कूटर आगे लाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्कूटर पानी में खराब हो चुका है। दूसरी तरफ की तस्वीर आप देख सकते हैं कि ट्रक जो है वो आ रहे हैं, उनके आधे से ज्यादा टायर जो है वो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और सामने ठीक आप मेरे जो ऑफिस देख रहे हैं उसके अंदर पानी घुस चुका है। तो साफ है कि गुरुग्राम में जो बारिश हुई थी उसके बाद से जो सड़कें हैं वो जलमग्न नजर आ रही हैं। पानी की समस्या, जो जलभराव की समस्या है वो देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, पंपों के जरिए पानी को निकालने की पूरी मशक्कत की जा रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार हर साल गुरुग्राम में जिस तरह से बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जलभराव की समस्या देखने को जरूर मिलती है। इन हालात को देखते हुए कहना गलत नहीं है कि एक बारिश ने साइबर सिटी को स्विमिंग सिटी बना दिया है। तस्वीरें नगर निगम के दावों की भी पोल खोल रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में बारिश हुई तो उसके बाद दिल्ली की गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव और जाम की समस्या देखने को मिल रही थी। पंप लगाए गए, पानी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन अभी की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर हम मौजूद हैं और अभी भी यहाँ पर आपको जलभराव की समस्या जो है वो देखने को मिलेगी। गाड़ियाँ जो है पानी से बीचों बीच निकलती हुई आपको नजर आएंगी। और दूसरी तरफ अगर आप सर्विस स्टैंड की बात करें तो देखेंगे कि यहाँ पर जो है पूरी तरह से सर्विस स्टैंड भरी हुई है। जो आसपास दुकानें हैं उसमें भी पानी जा चुका है। तो काफ़ी समस्या लोगों को करनी पड़ी थी, दिक्कतों का सामना काफ़ी हुआ था। अब थोड़ा सा पानी कम हुआ है, जिसके चलते हल्की राहत महसूस हुई है, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि सड़कों पर कई इलाकों में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। गुरुग्राम में जिस तरह से थोड़ी सी मामूली सी बारिश होती है तभी भी इसी तरह के हालात जो है वो बनते हुए नजर आते हैं। सीवर की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पे आता है और उसके बाद जल भराव की समस्या को दूर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस कदर गाड़ियां जो है पानी से होकर गुजरने को मजबूर है। लोग इसी वजह से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की विपक्षी दलों को सीएम अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी को लेकर है, जहां 23 जून की बैठक को लेकर केजरीवाल की अपील सामने आई है। सबसे पहले केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा की मांग। केजरीवाल ने लिखा है, दिल्ली एक प्रयोगशाला है, केंद्र सरकार को नहीं रोका तो राज्यों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी चिट्ठी में बात कही है वो बहुत गंभीर बात है और हर देश की हर गैर भाजपा पार्टी के लिए और हर गैर भाजपा सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है। जिस तरीके से, और ये बात कोई भी आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है वो इसको वेरीफाई कर देगा आपके लिए, जिस तरीके से एक अध्यादेश लाके दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां जो है केंद्र ने छीन ली, ठीक उसी तरीके से एक कागज़ के पन्ने पर अध्यादेश लाकर एक दिन में केंद्र सरकार किसी भी राज्य की कंकरेंट लिस्ट में आने वाले सब्जेक्ट्स को छीन सकता है, शिक्षा छीन सकता है, आपका स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था छीन सकता है। और अगर ऐसा होगा तो क्या करा जाएगा? दिल्ली जो है हमेशा से केंद्र सरकार की प्रयोगशाला रही है। दिल्ली हमेशा केंद्र सरकार की प्रयोगशाला रही है। इस चिट्ठी में और क्या क्या है, दिल्ली से ही सहयोगी जितेंद्र भाटी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भाटी, जितेंद्र, क्या क्या इसमें लिखा गया है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से अध्यादेश को लेकर अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बड़े सहयोग की बात कही जाती थी, आज चिट्ठी के जरिए क्या अपील कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि 23 जून को जो पटना में बैठक होगी तो सबसे पहले इस अध्यादेश पर चर्चा हो, और साफ तौर पर यह भी संदेश दे रहे हैं कि सिर्फ ये ना समझे कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की मजबूरी है। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है
कि आज ये दिल्ली के लिए है। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो देश में किसी भी राज्य में, चाहे पूर्ण राज्य हो या फिर वो अधूरा राज्य हो या यूटी हो, वहां पर अगर किसी गैर भाजपाई सरकार पार्टी की सरकार है तो वहां पर इस तरीके की चीजें की जा सकती हैं। इसको लेकर के साफ तौर पर कहा है कि आप अन्य विषयों पर चर्चा बाद में करें, लेकिन सबसे पहले इस अध्यादेश पर चर्चा करो। यही वजह है कि आप अगर देखें तो इस बैठक से पहले ही अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जो है कांग्रेस को छोड़कर तमाम जो विपक्षी नेता है उनसे जाकर अलग से मिल चुके हैं, उनसे आश्वासन ये हासिल किया था कि इन बैठकों का ये जो दौर चल रहा है इस पर जरूर नजर बनाए रखें। आपसे मैं आगे अपडेट लूंगी। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है कि विपक्ष की बैठक से पहले अब पटना में पोस्टर नजर आए हैं और पोस्टर्स में क्या लिखा है, देश के लाल केजरीवाल। पटना में अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, ये देखिए, मीटिंग से पहले बिहार आप ने ये पोस्टर लगवाए हैं। जो पोस्टर वॉर एक तरफ से छिड़ा हुआ है वो पटना एयरपोर्ट से लेकर के और मुख्यमंत्री आवास और जो स्टेट गेस्ट हाउस है जहां पर तमाम मेहमानों को ठहरना है वहां तक दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अलग पोस्टर लगाया है, लेकिन सबसे अहम है कि जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने नेताओं के लिए अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग के तर्ज पर अपना अपना पोस्टर तक लगा रखा है। सबसे ज़्यादा जो पोस्टर जिस पार्टी का और जिस चेहरे का दिख रहा है वो हैं अरविंद केजरीवाल, जिन्हें घोषित किया गया है देश के लाल अरविंद केजरीवाल। और जिस चौराहे पर भी जाएं, इस वक्त हम इनकम टैक्स चौराहे पे मौजूद हैं, यहाँ आप सामने देखें तो बाकी दलों के भी पोस्टर आपको नज़र आएंगे, लेकिन एक पोस्टर, दूसरा पोस्टर सामने और देश के लाल अरविंद केजरीवाल। और अगर आप दाहिनी तरफ भी यहाँ देखें तो 1 2 3 4 पोस्टर सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए लगे हुए हैं और हर पोस्टर पर देश के लाल अरविंद केजरीवाल।